नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से करे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने डिसाइड किया था कि हम मंडे टू फ्राइडे जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में या नेशनल करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, जो हमारे आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सिलेबस के हिसाब से, उनके पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने 6 जनवरी को हमारा ये इनिशिएटिव शुरू किया था और आज है 30 जनवरी, यानी आज हमारा जनवरी मंथ का ये आखिरी डिस्कशन होगा। तो इस तरह से इस इनिशिएटिव को शुरू करने का जो पर्पस था वो ये था दोस्तों कि आरपीएससी का जो बदलता हुआ पैटर्न है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को नई एक दिशा और एक नई मजबूती दे सकें। क्योंकि आरपीएससी जिस तरह से आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले वन लाइनर क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछती थी, जिसको आसानी से अगर आपने कहीं भी एक बार आपकी आंखों के सामने वो फैक्ट निकला हो तो आप उसको क्लिक कर सकते थे। बट अभी ये परिदृश्य चेंज हुआ है और काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। तो इसके हिसाब से आपको इश्यूज़ के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी, और उसके साथ ही आपको वो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, देखो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि आप सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ सको। यानी कोई मुद्दा, उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, उसका सोसाइटल एस्पेक्ट क्या है, उसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, उसका ज्योग्राफिकल एंगल क्या है, उसका कल्चरल एस्पेक्ट क्या है। तो इस तरह से होलिस्टिकली आप चीज़ों को पढ़ सकें। स्पेशली आरएस मेंस में जो सिलेबस है, और अभी जो नया सिलेबस आया है, वो करंट ओरिएंटेड सिलेबस है, जिसमें आपको मुद्दों की अच्छी समझ आपकी होनी चाहिए और आपके पास अपनी बात को कहने के लिए फैक्चुअल नॉलेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी पर्सपेक्टिव में हम इस इनिशिएटिव को कर रहे हैं। ये यूट्यूब पे है, बिल्कुल फ्री है आप सब लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब इसका फ़ायदा उठाएंगे। चलो दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स या इंडिया के करंट अफेयर, जो कि न्यूज़पेपर में इंक्लूड होते हैं और हमारे एग्जाम के हिसाब से हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि उस्ता कला की जो झांकी है वो राजस्थान की तरफ से अभी कर्तव्य पथ पे जो परेड हमारी आयोजित हुई है उसमें शामिल की गई थी। अब इसमें नया डेवलपमेंट ये है कि इस झांकी को पॉपुलर चॉइस अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड कैसे दिया गया है दोस्तों? माई गवर्नमेंट जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे लोगों ने जो अपनी चॉइस क्लिक करके इस झांकी को पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है। थीम क्या थी? हमने कल भी पढ़ी थी थीम, गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट। ठीक है, गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट। और हमने बात करी थी गोल्डन टच क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उस्ता कला में गोल्ड की डिजाइन की जाती है ऊंट के ऊपर। ठीक है, तो ये ऊंट की जो खाल है उसके ऊपर। ठीक है, तो एक तो ये न्यूज हमने पढ़ ली। दूसरा क्या होता है दोस्तों, देखो हमारी जो कर्तव्य पथ पे जो परेड होती है, इसमें कौन कौन भाग लेता है? सबसे पहले हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस, यानी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। और हर साल इनका एक कंपटीशन भी होता है, यानी 3 लोगों की एक कमेटी होती है, वो इनको ऑब्जर्व करती है कि भाई सबसे अच्छी परेड किनकी है। तो इस साल का जो विनर है वो है इंडियन नेवी। दूसरी इसके साथ में, ये तो हो गई हमारी आर्म्ड फोर्सेस, दूसरी हमारी सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कौन कौन सी? सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सारी जो हमारी 5-6 जो आर्म्ड फोर्सेज है वो, प्लस दिल्ली पुलिस, ये भी इसमें भाग लेती है। तो इस वाली कैटेगरी में कौन फर्स्ट आया? दिल्ली पुलिस। तो आप बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से याद रखेंगे, आर्म्ड फोर्सेज यानी सेनाओं वाली कैटेगरी में हमारी इंडियन नेवी फर्स्ट आई है, और पैरामिलिट्री और पुलिस वाली जो कंपटीशन है उसमें दिल्ली पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो मार्चिंग दस्ता सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में नौसेना, और सीएपीएफ एंड अन्य सहायक बलों में कौन? दिल्ली पुलिस। ये आप याद रखेंगे। दूसरा इससे ही जुड़ा हुआ जो झांकी हैं उनमें टॉप झांकी कौन सी है? जैसे हमारी उस्ता कला राजस्थान की झांकी थी तो इसको पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है, लेकिन जितने भी स्टेट की जो झांकियां शामिल की गई थी उन झांकियों के बीच में भी कंपटीशन था और वहां भी ऑब्जर्वर बैठे हुए थे। तो महाराष्ट्र की जो गणेश उत्सव की जो झांकी है, इसको सबसे पहला पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? उसके पीछे रीजन था आत्मनिर्भरता का प्रतीक, यानी इसमें जो मान लो जो टेक्नोलॉजी या जो मटेरियल यूज हुआ था वो इंडियन मेड था। ठीक है, और ये भारत की स्वदेशी झलक देती है। तो इस हिसाब से गणेश उत्सव को पहला प्राइज मिला। दूसरा, मंत्रालय जो थे वो सभी मंत्रालयों ने भी अपनी अपनी किसी ना किसी थीम पे झांकी का
पार्टिसिपेशन किया तो यहाँ पे संस्कृति जो हमारा मंत्रालय वो फर्स्ट आया है। किस कैटेगरी में? मंत्रालय वाली कैटेगरी में। उनकी क्या थीम थी? वंदे भारत एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। तो ये इनकी थीम थी और संस्कृति मंत्रालय वाली कैटेगरी में फर्स्ट आया है। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। शॉर्ट में दोबारा जल्दी से बता देता हूँ। उस्तांकला बीकानेर की जो झांकी थी, जो राजस्थान से पार्टिसिपेशन था, इसको पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है। थीम थी गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट। माई गवर्नमेंट जो पोर्टल था उसमें वोटिंग के माध्यम से इसको नंबर 1 ये अवार्ड मिला है। जो कंटीजेंट थे उनमें डिफेंस वाला, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज वाला कंटीजेंट था, उसमें नौसेना प्रथम स्थान पे, पैरामिलिट्री प्लस दिल्ली पुलिस वाली कैटेगरी में दिल्ली पुलिस को पहला स्थान मिला है। महाराष्ट्र का जो गणेश उत्सव वाली जो झांकी थी उसको पहला स्थान मिला है। और मंत्रालयों वाली कैटेगरी में संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चरल मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि राजस्थान से आते हैं, उसको पहला स्थान मिला है। ठीक है। उसके बाद अगला है एक और कॉम्पिटिशन इस गणतंत्र दिवस पर हुआ, वो था कि 150 सेल्फी अपलोड एक कार्यक्रम था। इस अपलोड कार्यक्रम में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी सर्वाधिक जो सेल्फी अपलोड हुई वो राजस्थान से हुई है। आप इस तरह भी याद रखेंगे क्योंकि हमारा राजस्थान देशभक्ति की जो भावना है उससे ओतप्रोत हमेशा से रहता है और आज तक जो शहीद भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में हुए राजस्थान का उच्च स्थान है। ठीक है। अगली जो न्यूज थी, एक देखो फेस्टिवल होता है बाफ्टा, BAFTA, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ टेलीविजन एंड आर्ट्स। ठीक है, टेलीविजन आर्ट्स। ये एक इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक कैटेगरी है जो अवार्ड देती है फिल्मों को। इसमें क्या है, मणिपुरी एक फिल्म है बूंग। फिल्म का आप नाम याद रखेंगे और कहाँ की है, मणिपुर की है। इसको नॉमिनेशन मिला है। ठीक है, किसमें मिला है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स में, यानी बाफ्टा की जो अवार्ड है उस अवार्ड में बूंग फिल्म जो कि मणिपुर की है उसको नॉमिनेशन मिला है। यानी और किस कैटेगरी में? बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली कैटेगरी में इस मूवी को नॉमिनेशन मिला है। बिल्कुल याद रखेंगे। और देखो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक्चुअली अभी जैसे नॉमिनेशन हुआ तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से। अगर इसको अवार्ड मिल जाता है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन हमारे को क्या फायदा है, अभी क्यों पढ़ रहे हैं? देखो अभी न्यूज में है, हमने एक बार देख लिया, थोड़ी सी हमारी एक आई साइट के सामने से गुजर गई, हल्का सा फेमिलियर हो गए इस वर्ड बूंग के साथ में, मणिपुरी फिल्म है, बाफ्टा के साथ में। तो जब अवार्ड मिलेगा तब हम दोबारा पढ़ेंगे तो हमारे लिए इसको रिटेंशन और एग्जाम में इसको प्रोड्यूस करना ईजी हो जाएगा। राइट। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आपको पता है UPI हमारा जो पेमेंट सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे, इन सारे ऐप के माध्यम से किसी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं। अब ये जो सर्विस है ये जापान में भी लॉन्च हो रही है, यानी जापान में भी QR के माध्यम से स्कैन करके भुगतान किया जा सकता है। और ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल है और पूरी दुनिया में आप यकीन नहीं करेंगे जो यूरोपीय देश और अमेरिका है वहाँ से भी ज़्यादा ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में होता है और इतना कॉमन यूज है। हमारे यहाँ पे आपको पता है बड़े से बड़ा व्यक्ति और एक सब्जी वाले तक सब QR स्कैन से पेमेंट लेते हैं। ये एक डिजिटल, जब भी हम डिजिटल एरेना की बात करें तो ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस सेक्टर में। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है टेबल टॉप रनवे। देखो क्या होता है टेबल टॉप रनवे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, ये मान लो एक एयरपोर्ट है, ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए माने, इसमें यहाँ आपकी जो बिल्डिंग्स है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है वो सारी है, ये आपका रनवे है। मान लो इसमें ये रनवे है, ठीक है। तो एक नॉर्मल एयरपोर्ट में क्या होता है कि इस रनवे के मान लो यहाँ तक ये रनवे है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर कोई एयरपोर्ट है तो यहाँ पे मान लो खाली जगह होगी, ठीक है, नॉर्मल खाली जगह जो कि समतल है, ठीक है। लेकिन टेबल टॉप रनवे में क्या होता है, यहाँ पे या तो तीव्र ढलान या फिर कोई गहरी खाई होती है, ठीक है, गहरी खाई। और इस तरह की जो सिचुएशन वाला रनवे है उसको बोला जाता है टेबल टॉप रनवे। और इस तरह के रनवे में स्पेशली एयरक्राफ्ट को लैंड कराते वक्त काफ़ी सावधानी की और काफ़ी एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है हाल ही में बारामती में जो इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का जो निधन हो गया है, वो भी रनवे इसी तरह का टेबल टॉप रनवे था, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ गहरी खाई थी, ज़्यादा गहरी तो नहीं लेकिन तीव्र ढलान वाली खाई थी। और आपको पता है केरल में एक दुर्घटना हुई थी, विमान दुर्घटना, आई थिंक 1-2 साल पहले, वो भी टेबल टॉप रनवे ही था। तो ये काफ़ी न्यूज में भी है और इस तरह के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, तो सिंपली एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद एक न्यूज़ थी PM श्री विद्यालय योजना। आप इस योजना के बारे में भी हम बात करेंगे। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें पहली बार रैंकिंग जारी की है राजस्थान सरकार ने कि टॉप 5 विद्यालय राजस्थान में कौन से हैं, इसकी रैंकिंग आई है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं। टोटल हमारे राजस्थान में देखो 2 चरणों में ये विद्यालय बने हैं।
639 राजस्थान में टोटल है। पहले चरण में 402 विद्यालय बने थे, दूसरे में 237। ठीक है, 402 प्लस 237 टोटल 639 जो विद्यालय हैं वो हमारे पीएम श्री विद्यालय हैं। ठीक है, उसके बाद किसने दिए ये रैंकिंग, किसके द्वारा जारी किए? मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। देखो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो आप याद रखेंगे वी श्रीनिवास। इनके द्वारा ये रैंक जारी की गई। कितने मानक थे? 18 मानक थे, यानी इन विद्यालयों को मापने के जो पैरामीटर थे वो कितने थे? 18। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इस रैंकिंग में देखो टॉप 5 में कौन कौन आए? धावा जो जोधपुर का है वो पहले स्थान पे, सावर अजमेर का दूसरे स्थान पे, मानपुरा माचेडी जयपुर का तीसरे स्थान पे, जोधपुर जो हनुमानगढ़ का ये चौथे स्थान पे, और रिंगस का सीकर ये 5वें स्थान पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये रैंकिंग इसको नाम के सहित याद कर लेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कितने मापदंडों पे आधारित होती है? 18 मापदंड। टोटल विद्यालय राजस्थान में 639, 402 पहले चरण में और 237 दूसरे चरण में, तो टोटल 639 जो विद्यालय है वो हमारे यहाँ पीएम श्री है। अब हम इस योजना के बारे में भी बात कर लेते हैं। न्यूज में इतना ही सा था, अब हम इसके बैकग्राउंड को, क्योंकि ये योजना भी पूछी जा सकती है। योजना किसकी है? देखो भारत सरकार की योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र प्रायोजित है, यानी केंद्र द्वारा प्रपोज्ड है। ठीक है, हमारे यहाँ आपको पता है 2 तरह की योजनाएं चलती है, एक केंद्र सरकार चलाती है राज्यों के साथ मिलकर, और दूसरा राज्य स्टेट अपने खुद के हिसाब से खुद की योजना चाहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, देखो हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति वो 1986 में आई थी, उसके बाद में इतने लंबे टाइम बाद में कोई नई शिक्षा नीति नहीं आई। 2020 में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति लेके आई। उस नई शिक्षा नीति के हिसाब से मॉडल स्कूल विकसित करने पे ये योजना केंद्रित है, यानी उस नई शिक्षा नीति के जो प्रावधान है उनको किस तरह बेस्ट वे में धरातल पे लागू किया जा सके, ये इस योजना का पीएम श्री का मुख्य उद्देश्य है। और पीएम श्री अपने आप एक नाम भी देखें आप तो प्रधानमंत्री श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये भी आप याद रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या था? 14,500 से ज्यादा जो मौजूदा स्कूल है, देखो नए स्कूल नहीं थे इसमें, आप कहीं सोचोगे न्यू स्कूल, नो, नए नहीं, जो मौजूदा स्कूल है उनको ही अपग्रेड करके, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आदर्श अनुरूप विकसित करके आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करने का ये लक्ष्य रखती है ये योजना। समझ गए आप? 14,500 जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उनको ही एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से अपग्रेड करके एक मॉडल यानी आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। होगा क्या होता क्या इसमें? आपके जो क्लासरूम है उनको स्मार्ट क्लासरूम बना दिया जाएगा, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, अटल टिंकरिंग लैब जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब योजना कब से कब तक है? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 2022-23 से 2026-27 यानी ये इसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, 2026-27 तब तक ये चलाएगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद इनका रखरखाव जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुद करेंगे अपना। ठीक है, समझ गए? यानी 2022-23 से 2026-27 तक ये योजना चलाएगी केंद्र सरकार, और उसके बाद में राज्य इस योजना का खुद रखरखाव करेंगे। ओके, उसके बाद इसमें फाइनेंस किस तरह से आएगा, वित्त किस तरह से आएगा? देखो जैसे मोर देन 90% योजनाओं के जो केंद्र प्रायोजित होती है उनकी जो वित्त की फंड की जो व्यवस्था होती है उसी तरह इसमें भी है। क्या होता है उसमें? देखो उसमें क्या होता है कि 60-40 नॉर्मल राज्यों के लिए, यानी 60 केंद्र का 40 राज्य का, 90-10 होता है हमारे पूर्वोत्तर के राज्य और हमारे पहाड़ी राज्य, इनके लिए क्या है 90-10, और उसके बाद में 100% इनके लिए होते हैं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो ये इसमें फंड की व्यवस्था इस प्रोजेक्ट में, इस योजना में इस तरह होगी। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल जो हमने इंक्लूड किया, देखो दोस्तों क्या आपको पता है आजकल जोमेटो, ठीक है, स्विगी, ब्लिंकिट, इस तरह के ऐप आप बहुत कॉमन यूज करते हो। ठीक है, होता क्या है इस तरह के ऐप में कि बिल्कुल आपने जैसे ही इनकी जो एडवर्टीजमेंट भी होती है वो ये होती है 10 मिनट में डिलीवरी, ठीक है, 8 मिनट में डिलीवरी, और ब्लिंकिट तो ऑलमोस्ट करता भी है। ठीक है, और जोमेटो वगैरह भी 20 से 22 मिनट में, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन और आपने जो ऑर्डर किया उसकी लोकेशन क्या है उसके हिसाब से। तो ये क्या होता है इसमें, ये ठीक है, सहूलियत है लोगों के लिए, तो बहुत बड़ी सहूलियत है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इनकी रेटिंग्स टाइम के हिसाब से ही जुड़ी होती है। मतलब अगर आपने टाइम पे दिया कस्टमर ने तो अच्छी रेटिंग दी, और इनका जो वित्तीय लाभ है वो भी किनके? एजेंट जो डिलीवर करते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि ये ट्रैफिक लाइट्स का उल्लंघन और रश ड्राइविंग करते हैं, इससे खुद को भी नुकसान पहुंचता है और सामने वाले भी किसी नॉर्मल आदमी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस तरह एक चिंता की बात चारों तरफ हो रही थी। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, अभी इन क्विक कॉमर्स कंपनियों को 10 मिनट की सख्ती हटाने का
आदेश दिया, यानी इनको बोला कि आप ये बिल्कुल मत बोलो ना तो अपनी वेबसाइट पे और ना ही उन एजेंट्स को कि आपको 10 मिनट में डिलीवरी करनी है। ठीक है, तो ये आदेश है, ये डेवलपमेंट है। अब क्या हो रहा है, इसमें राइटर ये बोल रहे हैं कि फास्ट डिलीवरी लोगों को पसंद आ रही है और लोग तो इसे चलाए रखना भी जारी रखना चाहते हैं कि भाई हमें तो फास्ट डिलीवरी चाहिए। लेकिन राइटर ये बोल रहे हैं कि इससे कुछ नुकसान भी सामने आ रहे हैं जो कि ज़्यादा बड़े हैं। क्या है, देखो पहली चीज़, 10 मिनट में डिलीवरी के वादे को पूरा करने के लिए एजेंट की सुरक्षा तो खतरा बना ही रहता है, उसके एक्सीडेंट होने के या फिर उसको चोट लगने के जो खतरा है वो तो है ही। दूसरे जो लोग हैं वो भी सड़क सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है। यानी मान लो एक बाइक पे एक एजेंट जा रहा है डिलीवरी करने के लिए, तो किसी और को राह चलते किसी नॉर्मल व्यक्ति को दूसरे को टक्कर मारेगा तो उसको भी नुकसान होने का खतरा, उसकी जान भी खतरे में आ जाती है। दूसरा, अगर थोड़ी भी देरी हो जाती है तो एजेंट की रेटिंग और कमाई दोनों को नुकसान पहुंचता है, यानी कंपनी भी नुकसान देती है और जो ग्राहक है वो भी रेटिंग जो गलत देता है उससे उसको नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन राइटर यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि भाई इसके लाभ भी जो अच्छे खासे हैं। पहली चीज, इंडिया में इस क्विक कॉमर्स ने ज्यादातर देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया में ये मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा है। इसमें एक रीजन देते हैं कि यूरोपीय जो शहर है वहां की जो अथॉरिटीज है, नियामक का मतलब होता है अथॉरिटीज, ठीक है, उन्होंने वेयर हाउस को रिहायशी सेक्टरों से बाहर की ओर रखा है। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेन सिटी एरिया है, ठीक है, ये सिटी, तो जो बाहर यूरोपीय देश है वहां पे इन क्विक कॉमर्स कंपनी के जो वेयर हाउस है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि अथॉरिटीज ने ऐसा किया है। तो यहां से आने में आपको पता है ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि दोनों ही चीजें, नजदीक या दूर, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे वेयर हाउस आप रख सकते हो। तो इंडिया में मैक्सिमम जो वेयर हाउस है वो अंदर ही है, तो इंडिया में डिलीवरी जल्दी होती है, इसलिए इंडिया में ये मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल है और इसको सफल बिजनेस कहा भी जा सकता है। दूसरी बात, राइटर लास्ट में ये बोलते हैं कि भाई देखो लोगों के पास समय की कमी है और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशानियां लोग कम करना चाहते हैं। आपको ऑफिस गोइंग कोई आदमी है, किसी को मान लो घर पे कोई सामान पहुंचाना है एक सिटी में, गांव में तो अभी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो उसके लिए ईजी हो जाता है कि उसने 1 मिनट मोबाइल पे क्लिक किया और जो काम उसको आधा घंटा लगता है वो 10 मिनट में, और वो भी ऑटो में हो गया, उसको सिर्फ लगा 1 मिनट। तो इस तरह से लोगों के लिए एक वरदान है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, इस तरह के लोग हैं। लेकिन ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, इन डिलीवरी एजेंट के काम की जो परिस्थितियां उनमें भी सुधार करना चाहिए। ठीक है, ये राइटर लास्ट में एक सजेशन देते हैं। ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो चर्चा का विषय है, दूसरा हमारे मैनेजमेंट में सीधा क्विक कॉमर्स कंपनियों के बारे में सवाल पूछा जा सकता है RAS मेंस में। ठीक है, उसके बाद शशि थरूर का द हिंदू में ये आर्टिकल छपा है। ठीक है, इसको हिंदी ट्रांसलेट करके इंक्लूड किया है मैंने आपके लिए। क्यों किया है, देखो पर्यटन भी हमारे लिए सीधा सिलेबस में है और साथ में इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी पर्यटन एक प्रमुख सेक्टर है, तो आपके लिए ये दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा लेंदी आर्टिकल है लेकिन इसके जो पॉइंट है वो आपके काम में आएंगे, अच्छे हैं। देखो इसका टाइटल है भारत सुंदर लेकिन पर्यटन संबंधी समस्याएं भी काफी ज्यादा है। राइटर शशि थरूर यहाँ पे एक चीज बोलते हैं कि भारत जो है विपरीतताओं की भूमि है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, यानी एक चीज कुछ है तो एक इसकी बिल्कुल अपोजिट चीज, इस तरह की चीज। जैसे वो बोलते हैं बर्फ से ढके शिखर है यहाँ पे, यानी हमारी जो हिमालय है उसकी चोटियां, फिर सूर्य की किरणों से नहाते समुद्र तट है, प्राचीन मंदिर है, आधुनिक तकनीकी पार्क है, आध्यात्मिक विश्राम स्थल है, हलचल भरे बाजार है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं इंडिया में। तो ये एक स्थिति इंडिया की कि इंडिया पर्यटन के हिसाब से कितना ज्यादा रिच कंट्री है, उस हिसाब से एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन फिर एक डाटा देते हैं कि अगस्त 2025 तक, यानी 1 जनवरी 25 से अगस्त 25 तक इंडिया में केवल 5.6 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, मतलब 56 लाख। ठीक है, ओनली। ठीक है, जबकि सिंगापुर जो है वो दिल्ली जितना बड़ा देश है, दिल्ली जितनी आबादी वाला देश है, वहां पे अगस्त 2025 तक आए 11.6 मिलियन, यानी 1,16 लाख पर्यटक, यानी ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो राइटर यहाँ कंसर्न रेज करते हैं शशि थरूर कि ये देखो आप डिफरेंस कितना ज्यादा और हम अपना जो पर्यटन का पोटेंशियल है उसको कितना कम यूज कर पा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो आगे वो राइटर बताते हैं कि ऐसा क्यों है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आपको पर्यटन ऐसे में पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वहां पे ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि अगस्त 2025 तक इंडिया जो कि 1.4 बिलियन आबादी का कंट्री है, वहां 5.6 मिलियन पर्यटक ही आए, जबकि सिंगापुर केवल दिल्ली जितनी आबादी वाला देश है जहां पे 11.6 मिलियन पर्यटक इसी समय में पहुंचे। तो ये एक आपके लिए इंट्रोडक्शन हो सकता है या कंक्लूजन हो सकता है, इस तरह से आप इस डेटा का यूज कर सकते हो। आगे वो बोलते हैं कि यहाँ गहरी समस्याएं है जिसे अनलॉक यानी ठीक करने की आवश्यकता है। क्या है,
वो बोलते हैं कि पर्यटन केवल स्मारकों को प्रदर्शित करना या सूर्यास्त बेचने के बारे में नहीं है। ये क्या है? सहज, यानी आपका जो पर्यटन है वो सहज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपका जो अनुभव है वो यादगार होना चाहिए। इस बारे में और इस मोर्चे पे भारत को काम करना होगा। यानी वो ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपने स्मारक देख लिया, सूर्यास्त देख लिया, नहीं, आपका पर्यटन जो है सहज होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और यादगार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो आगे बोलते हैं कि 3 प्रमुख समस्याएं हैं। आपसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया के पर्यटन सेक्टर की क्या प्रमुख समस्याएं हैं, तो उस तरह, और तीनों को इन्होंने आई से डिनोट किया है। आई यानी इमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया। ठीक है, आई यानी इमेज, हमारा जो परसेप्शन है हमारे देश का बाकी विश्व के लोगों में, वो इंफ्रा, आपको पता है जो आधारभूत संरचना, और इंडिया इटसेल्फ यानी भारत स्वयं। ये 3, और आगे ये इनको एलोबरेट करते हैं कि ये किस किस तरह से हैं। ठीक है, पहली विदेश में देश की धारणा यानी इमेज। भारत को इनक्रेडिबल इंडिया अभियान आकर्षक है, लेकिन क्या बोलते हैं कि नकारात्मक सुर्खियों का बोझ नहीं झेल सकती। यानी ये जो ब्रांडिंग है, हम बोलते हैं जैसे बाहर की हमारा देश जो है इनक्रेडिबल है, बट आपको पता है यहाँ पे किस तरह से वुमन सेफ नहीं है, आए दिन रेप्स की और इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती है, और सारी सामाजिक समस्याएं हैं, और सारी लोकल्स प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इश्यूज है, ये सब न्यूज़ में आता है। तो वो राइटर यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि ये जो ब्रांडिंग है ये अकेले नकारात्मक खबरों को दबा नहीं सकता। ठीक है, आगे एलोबरेट भी करते हैं महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, जो स्पेशली जो अकेली यात्रा करती है। ठीक है, उसके बाद धोखाधड़ी, उसके बाद सैनिटेशन यानी स्वच्छता की समस्या, नौकरशाही की जटिलता, यानी हमारी पुलिस सेंसिटाइज नहीं है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो सेंसिटाइज नहीं है उस तरह से, वो उनमें वो सेंस नहीं है कि ये अल्टीमेट आपके राज्य की, आपके देश की इकोनॉमी को किस तरह ग्रो करता है, और आप अगर उनको फील बेटर एक्सपीरियंस देते हो तो ये फिर मैनीफोल्ड होके वापस किस तरह देश का फायदा करता है। तो वो उतनी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता हमारी यहाँ की नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं है। आगे राइटर ये बोलते हैं कि सांस्कृतिक समृद्धि से अधिक वैश्विक कल्पना को आकार देती है। ठीक है, ये जटिलताएं जो है ये एक्चुअल में आकार देती है लोगों के परसेप्शन को। यानी लोग स्वागत महसूस करना चाहते हैं, ना कि सतर्क। यानी इंडिया में आके लोगों को यानी कि हाँ यार सावधानी रखनी है। आप सोच के देखिए, आप खुद अगर दिल्ली जाते हो या मुंबई जाते हो या बेंगलोर जाते हो तो आप खुद अपने पॉकेट का ध्यान रखने की कोशिश करते हो कि यार पॉकेट मोबाइल मेरा चोरी ना हो जाए या और मेरा कोई सामान चोरी ना हो जाए। तो इस एटमॉस्फेयर को स्क्रैच से यानी ग्रास रूट लेवल से बदलने की बात राइटर शशि थरूर इस आर्टिकल में करते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई सिंगापुर और थाईलैंड जो है स्वच्छ या सस्ते होने की वजह से सफलता नहीं मिली है, इनको सफलता मिली है सुरक्षित होने से, कुशल होने से, और थाईलैंड के मामले में मजेदार होने से। यानी एक परसेप्शन बनता है कि हाँ वहां जाके हम एंजॉय करेंगे। मतलब वो एटमॉस्फेयर इतना फियरलेस है, वो एटमॉस्फेयर इतना रिस्ट्रिक्शन से अलग है, यानी विदाउट रिस्ट्रिक्शंस है, जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि हाँ वहां जाके हम चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इस टाइप से राइटर ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये बोलते हैं कि भाई भारत की जो विशालता है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यानी कि इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी ब्रांडिंग करना, यानी इसको बेचना, विपणन करना, हमारी ब्रांडिंग करना, हमारे ब्रांडिंग करके पर्यटन को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, यहाँ सजेशन एक देते हैं कि हमारी जो अपील है, यानी हमारा जो स्टेटमेंट हम दुनिया में देना चाहते हैं उसको हमें विभाजित करने की जरूरत है। जैसे आध्यात्मिक भारत, यानी ये एक पक्ष है इंडिया का। ठीक है, सेकंड पक्ष हो गया साहसिक भारत, यानी लद्दाख जैसी जो आपकी एक्सपेडिशन है। ठीक है, लग्जरी भारत। ठीक है, राजस्थान की आप जो ट्रेन है, बहुत लग्जरी ट्रेन है, उसका काफ़ी इस तरह से। ठीक है, विदेशी दर्शकों को स्पष्टता और दृढ़ता से हमें विपणन करना चाहिए, इस तरह डिवाइड करके। जैसे बौद्ध सर्किट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, क्रिकेटिंग सर्किट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इनक्रेडिबल इंडिया को बहुवचन में, यानी कि बहुत सारे डायमेंशन में हमें लोगों तक परसेप्शन बनाने की जरूरत है, इसकी ब्रांडिंग करने की जरूरत है। दूसरी समस्या, यानी पहला आई क्या था, इमेज, दूसरा आई इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बात करते हैं। यानी पर्यटक का जो अनुभव है वो उतरते ही शुरू हो जाता है। उतरते ही शुरू कैसे होता है? जैसे हवाई अड्डे का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद इमिग्रेशन, मतलब जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना होता है, वहाँ लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्या एक्सपोजर मिल रहा है, क्या फील हो रहा है। उसके बाद वाईफाई। ठीक है, उसके बाद बाहर रोड पे आते हैं तो टैक्सी सर्विसेज। उसके बाद टैक्सी सर्विसेज के बाद में भी जो रोडों की स्थिति है, गड्ढे वगैरह, तो ये हर चीज़ उसके दिमाग में एक इमेज इंडिया की क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी मान लो कोई है दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, दिल्ली एयरपोर्ट से उसने ट्रेन ली, मान लो जयपुर, उसको खाटू श्याम घूमने जाना है, तो जयपुर से खाटू श्याम के लिए
ठीक है, रिंगस के लिए, फिर रिंगस से खाटू श्याम के लिए क्या कनेक्टिविटी की किस तरह की सुविधाएं, यानी अंतिम माइल तक जहां वो व्यक्ति पहुंचना चाहता है वहां तक क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, क्या बेहतर ट्रांसपोर्ट, क्या सिक्योर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, इस तरह की बात राइटर इसमें करते हैं कि हवाई अड्डे, इमिग्रेशन काउंटर, टैक्सी, वाईफाई, गड्ढे वाली सड़क, ठीक है, जो डायरेक्शंस होती है लग्जरी होटल्स का कोई मतलब नहीं है, अगर डायरेक्शन ही ठीक नहीं है तो वहाँ फिर कैसे पहुंचेगा, ठीक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, तो इस तरह की सारी बातें राइटर यहाँ पे करते हैं। फिर आते हैं वो सार्वजनिक शौचालय, सस्टेनेबल इंटरनेट यानी विश्वसनीय जो इंटरनेट कनेक्टिविटी कंटिन्यू दे, ठीक है, रख रखाव ठीक हो विरासत स्थलों का, और राइटर ये और बात लास्ट में बोलते हैं कि भाई इंडिया बहुत बजट फ्रेंडली भी है, यानी इंडिया में टूरिज्म बहुत सस्ता भी है बाकी देशों में, अगर आप थाईलैंड और इंडोनेशिया वगैरह से या सिंगापुर से कंपेयर करें तो फिर भी हमारी ये मेजर प्रॉब्लम है, इस तरह से हम इसलिए हम ग्रो नहीं कर पा रहे। उसके बाद भीड़ शोर ये सब से, हाँ, फिर उसके बाद आता है भारत स्वयं यानी तीसरा आई, जहाँ पे इतनी भीड़, इतना शोर और ये सब टूरिज्म फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। उसके बाद धोखेबाज, भिखारी, यौन उत्पीड़क, जो कि लोगों के जो ट्रस्ट है उसको वीक करते हैं, ठीक है। दूसरा राइटर एक कंसर्न करते हैं कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, हमारी जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी है ना, आतिथ्य सेक्टर बोलते हैं इसको, इसमें जो ट्रेंड स्टाफ है उसकी 40% कमी है, ठीक है। दूसरा व्यावसायिक प्रशिक्षण, बहुभाषिक गाइड और पर्यटन को वैकल्पिक बनाने के बजाय प्रोफेशनल कार्यबल की आवश्यकता है, यानी लोग इसको एज ए मेन कैरियर अडोप्ट करें, इतने स्किलफुल हो कि जो टूरिज्म सेक्टर में आगे होके लोग आए, ठीक है। उसके बाद इमिग्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, ई वीज़ा ने मदद की है, यानी ई वीज़ा एक अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी यात्रा सुगमता सूचकांकों में हम कई एशियाई देशों से अभी भी पीछे हैं, तो वीज़ा ऑन अराइवल जिस तरह की स्कीम्स को और बड़े स्केल पे करनी चाहिए, ठीक है। और मित्रवर्त इमिग्रेशन वाले भी फ्रेंडली बिहेवियर करे जो लोग आए बाहर से उनके साथ में, इस तरह का सजेशन राइटर देते हैं। फिर बात करते हैं लास्ट में कि इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, तो उनके लिए बोलते हैं कि धारणा और वास्तविकता दोनों को संबोधित करने की जरूरत है, यानी धारणा परसेप्शन भी हमें उस तरह का बनाना और जैसा परसेप्शन हम बनाना चाहते हैं उस तरह की जमीनी हकीकत भी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी, यानी बहुआयामी रणनीति। क्या करना होगा, पुनः ब्रांडिंग करनी होगी, दोबारा से लॉन्च करना होगा, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से हमें परिभाषित करना होगा और लोगों में ये परसेप्शन बिल्ड करना होगा। जैसे कि वो बोलते हैं शशि थरूर कि मुझे अगर पर्यटन की टैगलाइन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, इनक्रेडिबल इंडियाज अनंत का अनुभव, यानी ये केवल घूमने की जगह नहीं है बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से निवास करने वाली जगह है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अनुरूप होना चाहिए, विरासत स्थलों को गोद लेने की बात यहाँ पे करते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट पार्टनर्स है उनकी भागीदारी की बात करते हैं, और राइटर यहाँ सजेशन देते हैं कि जो कंपनीज है उनको अडोप्ट हेरिटेज, यानी एक किसी हेरिटेज साइट को अडोप्ट करना चाहिए और फिर उसको डेवलप करना चाहिए और उसका मेंटेनेंस भी उन्हें ही करना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में छोटी छोटी बातें हैं, शौचालय, संकेत, कचरा प्रबंधन, क्लीन टूरिज्म, ठीक है। संग्रहालयों को भी अधिक डिजिटल बनाना चाहिए, इंटरेक्टिव बनाना चाहिए और कम धूल भरा बनाना चाहिए। तीसरी बात ये बोलते हैं कि भाई सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, जो स्टाफ हो, जो टूरिज्म सेक्टर में जो लोग हो इस इंडस्ट्री में, ठीक है, होटल्स में जो लोग हो उनको सबको, और पर्यटक पुलिस का विस्तार करना चाहिए, और विशेष रूप से महिलाओं की ज़्यादा भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं आपको पता है सॉफ्ट स्पोकन होती है एंड काइंड होती है, ठीक है। तो उसके बाद उत्पीड़न पे सख्त कार्रवाई करें, और गाइड परिवहन के लिए एक ऐप होना चाहिए, और स्किल में आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, और न केवल होटलों के लिए बल्कि होम स्टे, इको लॉज और स्थानीय कारीगरों के लिए भी कौशल यानी स्किल में निवेश इंडिया को करना चाहिए। उसके बाद चौथी बात बोलते हैं कि वीजा प्रक्रिया को भी व्यवस्थित करनी चाहिए, यानी मल्टी एंट्री वीजा को शुरू करना चाहिए। पांचवी बात बोलते हैं कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए और ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, यानी प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इको टूरिज्म और सार्थक अनुभव को भी संतुलित, यानी हम जो लास्ट एक दिन पहले हम जिस आर्टिकल में बात कर रहे थे कि हमें हमारा डेवलपमेंट और हमारी जो नेचर है दोनों में बैलेंस हमें बनाने की जरूरत है, और यही राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये नेशनल प्राथमिकता बननी चाहिए, और विश्व पर्यटन संगठन की एक रिपोर्ट एक बात बोलती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट करेंगे। विश्व पर्यटन संगठन की एक रिपोर्ट ये बोलती है कि भाई आपने पर्यटन पे जो निवेश किया है वो विनिर्माण पे समान राशि खर्च करने पर कई गुना ज्यादा रोजगार पैदा करता है पर्यटन। यानी एक साइड आपने कोई पर्यटन में पैसा लगाया, दूसरी साइड आपने कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश करी, जैसे हम बात करते हैं ना हमारा जीडीपी का 25% प्रोडक्शन से आना चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। तो इधर जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। तो ये इंडिया की जो सिचुएशन है उसको भी बहुत अच्छे से सूट करता है। लास्ट में राइटर एक और बात बोलते हैं कि इंडिया के पास मिस्र जैसा इतिहास है, यानी एक साउंड
और प्रोफाउंड हिस्ट्री इंडिया के पास है। न्यूजीलैंड जैसी प्राकृतिक सुंदरता भी है और एक महाद्वीपीय संस्कृति है, उसकी डेप्थ है। तो लेकिन जब तक हम मूलभूत चीज़ें यानी इमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभव को संबोधित नहीं करते, यानी इसको एड्रेस नहीं करते, इसको ठीक नहीं करते, तब तक ये लुभावने विचार ही बने रहेंगे। हमें इनको हकीकत में बदलने की ज़रूरत है, यानी इसे पुनः आविष्कार करके परिष्कृत करने की ज़रूरत है। और दुनिया इंतजार कर रही है और इसे आने और रहने का कारण इंडिया को इंडिया में देना चाहिए। ये सारी बात राइटर इसमें बोलते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और कुछ काम की बातें आपके लिए हुई होगी। तो आज गांधी जयंती उस तरह से गांधी जयंती नहीं है, एक्चुअली 30 जनवरी को गांधी जी का स्वर्गवास हो गया था। तो आप थोड़ा गांधी जी का भी स्मरण करें, हमारे राष्ट्रपिता है और उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।